शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हमने संघ द्वारा तय की गई राष्ट्र की परिभाषा के ऊपर चर्चा करी थी, जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि सीएए और एनआरसी का कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है। गोलवरकर खुद को मातृ नस्ल मानते हुए और मुसलमानों और ईसाइयों को विदेशी नस्ल मानते हुए स्पष्ट तौर पर लिखते हैं कि विदेशी नस्लें बेशक यहाँ के सामाजिक आर्थिक जीवन में मातृ नस्लों के साथ घुल मिल गई हैं, पर कुछ निश्चित परिस्थितियों के तहत एक राजनीतिक उद्देश्य से एक साझा राज्य की सदस्य ही मानी जा सकती हैं, पर कभी भी राष्ट्र का अभिन्न अंग नहीं बन सकती। स्पष्ट तौर पर वे कह रहे हैं कि यदि हिंदुओं का वर्चस्व ये विदेशी नस्लें मान ले तभी यहाँ पर रह सकती हैं, वरना नहीं। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और इसके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है नस्लवाद का बचाव। अब इसके जरिए सीएए और एनआरसी का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और यदि हिंदू राष्ट्र भारत बनता है तो यहाँ पर रहने वाले अल्पसंख्यकों और जो लोग हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते उनका क्या हश्र होगा, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा होगी। तो चलिए मेरे साथ। नस्लवाद का बचाव। गोलवरकर की हिंदू राष्ट्रीयता का सबसे महत्वपूर्ण अवयव नस्ल या नस्ली भावना थी, जिसे उन्होंने हमारे धर्म की संतान के रूप में परिभाषित किया है। तो धर्म की संतान फुटनोट 30 को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, मैं बता देती हूँ। गोलवरकर वी और आर नेशन हु डिफाइंड भारत पब्लिकेशन 1939 का हिंदी अनुवाद हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा पृष्ठ संख्या 57 इसी पुस्तक का भाग 2। तो वहां पर यह बात लिखी हुई है। जब हम इस पुस्तक का सिलसिलेवार पाठन करेंगे तो इन सब चीजों को हम दोबारा दोहराएंगे। उनके दृष्टिकोण के अनुसार, अब गोलवरकर के शब्दों में, सच यह है कि हिंदुस्तान में एक प्राचीन हिंदू राष्ट्र है और इसे निश्चित तौर पर होना ही चाहिए, और कुछ और नहीं, केवल हिंदू राष्ट्र। तो एजम्पशन पे सारी बातें हो रही हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर जरूर होना ही चाहिए। तो एक लक्ष्य है इनका, इसको हिंदू राष्ट्र बनाना भारत को। वे सभी लोग जो राष्ट्रीय यानी कि हिंदू नस्ल, धर्म, संस्कृति और भाषा को मानने वाले नहीं होते, वे स्वाभाविक रूप से वास्तविक राष्ट्रीय जीवन के खांचे के बाहर छूट जाते हैं। मतलब स्पष्ट तौर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि जो ना माने इनकी बात उसका कर दो विनाश। हम दोहराते हैं, यकीन नहीं आ रहा ना? तो अब सुन लीजिए। हम दोहराते हैं, हिंदुओं की धरती हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र रहता है और रहना ही चाहिए, जो आधुनिक विश्व की नस्ल संबंधी वैज्ञानिक अवधारणा की सभी 5 जरूरतों को पूरा करता है। और ये 5 जरूरतें क्या है? देश, नस्ल, धर्म, संस्कृति और भाषा। फलतः केवल वही आंदोलन सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय हैं जो हिंदू राष्ट्र के पुनर्निर्माण, पुनर्उद्भाव और वर्तमान स्थिति से इसकी मुक्ति का उद्देश्य लेकर चलते हैं। केवल वही राष्ट्रीय देशभक्त हैं जो अपने हृदय में हिंदू नस्ल और राष्ट्र के गौरवान्वीकरण की प्रेरणा के साथ कार्य को उद्धृत होते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। तो राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र भक्ति की जो इनकी भावना है, विचारधारा है, वो भी यहीं से निकली है। बाकी सभी या तो गद्दार हैं और राष्ट्रहित के शत्रु हैं, और अगर दयापूर्ण दृष्टि अपनाएं तो मूढ़मती हैं। फुटनोट 31। वही पृष्ठ संख्या 81-82। यहाँ यह भी देखा जाना चाहिए कि गोलवरकर का उक्त कथन, अब शमसुल इस्लाम जी का एक्सप्लेनेशन है जिसे मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ यह भी देखा जाना चाहिए कि गोलवरकर का उक्त कथन गैर हिंदू समुदायों के अतिरिक्त राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में भगत सिंह जैसे तमाम नायकों के प्रति भी अपमानजनक है, जिनका लक्ष्य ऐसा कोई हिंदू राष्ट्र नहीं अपितु एक सेक्युलर समाजवादी व्यवस्था का निर्माण है। और इसी कड़ी में आप डॉक्टर अंबेडकर को भी जोड़ सकते हैं। उन्होंने एक सेक्युलर संविधान की रचना करी है, और ये संघ की जो सोच है वो सेक्युलरिज्म के बिल्कुल विपरीत है। ये एक नेशन और एक थ्योरी में विश्वास रखते हैं, और जो इनकी बात ना माने उन्हें ये गद्दार, राष्ट्रद्रोही करार देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाहे तो गूगल पर इस चीज को सर्च भी आप कर सकते हैं। पिछले 9 सालों में
100 से ज्यादा भारतीयों की नागरिकता जो है वो रद्द कर दी गई है, जो विदेशों में बसे हुए हैं, महज इसलिए कि उन्होंने सरकार की पॉलिसीज पर सवाल खड़े किए हैं। आप इन न्यूज को गूगल पर सर्च करके बाकायदा पता लगा सकते हैं, मेरी बातों को क्रॉस चेक कर सकते हैं। निस्संदेह गोलवरकर की यह परिभाषा पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र के सावरकरीय मॉडल पर आधारित है और मुसलमानों, ईसाइयों या अन्य गैर हिंदू अल्पसंख्यकों के भारतीय राष्ट्र को जो हिंदू राष्ट्र का ही हिस्सा होने का दावा को पूरी तरह खारिज करती है। तो ये सब लोग जो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते, एक सेक्युलर डेमोक्रेसी चाहते हैं, वे सभी जो हैं संघ के दुश्मन हैं, शत्रु नंबर 1 है और उसी में हमारा नंबर भी आता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपका नंबर भी उसी में है। हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वालों को न केवल भारतीय राष्ट्रीयता से बहिष्कृत किया गया, अपितु गद्दार, शत्रु और मूढ़मती कहकर अपमानित किया गया है। ये भारत में रहने वाले गैर हिंदुओं का क्रूर अपमान था, लेकिन ब्रिटिश शासकों ने इस कताब के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसा इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय दंड विधान की धारा 295A खास तौर पर किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को, उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों को लिखित या मौखिक रूप से शब्दों के माध्यम से अपमानित करने या किसी दृश्य माध्यम से प्रदर्शित करने या किसी और तरीके से भड़काने को गैर कानूनी घोषित करती है। फुटनोट 32 विस्तार के लिए देखें ऑल इंडिया मेजर क्रिमिनल एक्ट, सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद 1991। अपने दृष्टिकोण को और स्पष्ट करने के लिए वे निम्नलिखित प्रश्न उठाते हैं। अगर निर्विवाद रूप से हिंदुस्तान हिंदुओं की भूमि है और यह केवल हिंदुओं के ही फलने फूलने के लिए है, तो उन सभी लोगों की नियति क्या होनी चाहिए जो इस धरती पर रह रहे हैं किंतु हिंदू धर्म, नस्ल और संस्कृति से संबंध नहीं रखते हैं। तो अब बहुत गंभीर प्रश्न कर रहे हैं कि जो हिंदू संस्कृति को फलने फूलने नहीं देना चाहते, वे सभी शत्रु हैं, उन्हें यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। अगेन CAA NRC जो है, अब आप उसको समझ सकते हैं कितने प्लान्ड तरीके से ये लोग बाहर खदेड़ने के उम्मीद करते हैं लोगों को यहाँ से। फुटनोट 33 गोलवरकर वी और आर नेशन हु डिफाइंड भारत पब्लिकेशन 1939 का हिंदी अनुवाद, हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, पृष्ठ संख्या 83 पर, इसी पुस्तक का भाग 2। और वे स्वयं ही उत्तर देते हैं कि जहां तक राष्ट्र का प्रश्न है, अब गोलवरकर के विचार आगे बढ़ते हैं, वे सभी जो इस विचार की परिधि से बाहर हैं, राष्ट्रीय जीवन में कोई स्थान नहीं रख सकते। वे राष्ट्र का अंग केवल तभी बन सकते हैं जब अपने विभेदों को पूरी तरह समाप्त कर दें, राष्ट्र का धर्म, इसकी भाषा एवं संस्कृति अपना लें और खुद को पूरी तरह राष्ट्रीय नस्ल में समाहित कर दें। जब तक वे अपनी नस्ली, धार्मिक और सांस्कृतिक अंतरों को बनाए रखते हैं, वे केवल विदेशी ही हो सकते हैं, जो राष्ट्र के प्रति या तो मित्रवत हो सकते हैं या शत्रुवत। फुटनोट 34 सेम रेफरेंस है, पेज नंबर 83 पे। तुम्हारी पूरी तरह से उनका हिंदूकरण या फिर नस्ली सफाया भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या से निपटने के लिए गोलवरकर का यही मंत्र सुझाया था। तो अब शमसुल इस्लाम जी इस बात को कह रहे हैं कि गोलवरकर ने एक यही गुरु मंत्र दिया है कि पूरा नस्ली सफाया कर दो, जो आपकी बात न माने। अब उसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, उसमें ईसाई भी शामिल हैं। थोड़े टाइम बाद जैन, बौद्ध, पारसी सभी कुछ होंगे। और सावरकर की हिंदुत्व पढ़ते वक्त सावरकर के जो चैप्टर नंबर 2 है, उसमें सावरकर ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि यदि बौद्ध यहाँ के हिंदुओं के लिए खतरा नहीं बनते तो उनका समूल नाश नहीं किया जाता। खुद सावरकर ने इस बात को लिखा है। 1925 में स्थापना के बाद से ही आरएसएस ने कभी इसे अनदेखा नहीं किया। अपने रूल्स किस तरीके से ये लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ये इनसे सीखे जाने की जरूरत है। मारकाट नहीं कि किस तरीके से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उनके अनुसार पुराने राष्ट्रों ने अपनी अल्पसंख्यक समस्या को कभी भी उन्हें अर्थात अल्पसंख्यकों को अपनी नीतिगत व्यवस्था में एक अलग पहचान की तरह स्वीकृति देकर हल नहीं किया।
मुसलमानों और ईसाइयों को, जो कि बाहरी हैं, निश्चित तौर पर आबादी के प्रमुख जन राष्ट्रीय नस्ल के साथ खुद को पूरी तरह समाहित कर देना चाहिए। उन्हें निश्चित तौर पर राष्ट्रीय नस्ल के धर्म, संस्कृति और भाषा को अपना लेना चाहिए और अपने विदेशी मूल को भुलाकर अपने अलग अस्तित्व की संपूर्ण चेतना को त्याग देना चाहिए। गोलवरकर के अनुसार, अब दोबारा गोलवरकर की बातें सुनिए। यहाँ यह दिमाग में रखना जरूरी है कि ये प्राचीन राष्ट्र अपनी अल्पसंख्यक समस्या को कैसे हल करते हैं। तो मतलब अब यहाँ पर जर्मनी और इटली का जो उदाहरण दे रहे हैं वे सुनिए। वे अपनी राजनीतिक व्यवस्था में किसी भी अलग तत्व को मान्यता देने की जिम्मेदारी नहीं लेते। बाहर से आए लोगों को जनगण की प्रमुख आबादी, राष्ट्रीय नस्ल की संस्कृति और भाषा अपनाकर और उसकी आकांक्षाओं को साझा कर अपने विदेशी मूल को पूरी तरह भुलाकर और अपने अलग अस्तित्व की चेतना को पूरी तरह छोड़कर खुद को पूरी तरह उस नस्ल में विलीन कर देना होता है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें राष्ट्र के रहमो करम पर या राष्ट्र की सभी संहिताओं और परंपराओं से बंधकर केवल एक बाहरी की तरह रहना होगा, जिसको किसी अधिकार या सुविधा की तो छोड़िए, किसी विशेष संरक्षण का हक भी नहीं मिलेगा। विदेशी तत्वों के लिए बस दो ही रास्ते हैं, या तो वे राष्ट्रीय नस्ल में पूरी तरह समाहित हो जाएं और यहाँ की संस्कृति को पूरी तरह अपना लें, या जब तक राष्ट्रीय नस्ल उन्हें अनुमति दे वे यहाँ उसकी दया पर रहें और राष्ट्रीय नस्ल की इच्छा पर यह देश छोड़ कर चले जाएं। तो CAA NRC के जरिए इसी इच्छा को पूरा करने की कोशिश की गई थी, जो सफल नहीं हो सकी। अल्पसंख्यक समस्या पर यही एक पुख्ता विचार है, यही इकलौता तार्किक और यही सही समाधान है। केवल यही राष्ट्रीय जीवन को स्वस्थ तथा अबाधित रखेगा। मतलब किसी तरह का कोई भी ये लोग अपने लिए विरोधी नहीं चाहते हैं। केवल यही राष्ट्र में राज्य के भीतर राज्य पनपने के कैंसर के खतरे से राष्ट्र को सुरक्षित रखेगा। फुटनोट 35। वही पृष्ठ संख्या 85 और 86, मतलब भाग 2 में जब हम पढ़ेंगे तो पुस्तक का 85 और 86 पृष्ठ। तो ये सारे खतरनाक तरीके हैं जो गोलवरकर ने अपनी पी और आर नेशनहुड डिफाइंड में लिखे हैं। जब इसका सिलसिलेवार पाठन करेंगे तब पढ़ेंगे क्या क्या है। अब इस नस्लवाद का बचाव टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक है, नाजीवादी जर्मनी और फांसीवादी इटली के नस्ली सिद्धांतों का गुणगान। इस टॉपिक के जरिए हम जानेंगे कि गोलवरकर ने किस तरीके से हिटलर और मुसोलिनी की तारीफ की है और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ये रहा टॉपिक। चलिए, नाजीवादी जर्मनी और फांसीवादी इटली के नस्ली सिद्धांतों का गुणगान। गोलवरकर के हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत न केवल उन दिनों यूरोप में प्रचलित नस्ली सिद्धांतों पर ठोस तौर पर आधारित होने के साथ साथ स्पष्ट तौर पर उन देशों की स्तुति तथा उनका आदर्शीकरण करता है जहां नस्ली सिद्धांत लागू किए जा रहे थे। गोलवरकर ने अपने हिंदू राष्ट्र के लिए आदर्श नायकों के रूप में हिटलर के नेतृत्व वाले जर्मनी तथा मुसोलिनी के नेतृत्व वाले इटली को पेश किया। नस्ली श्रेष्ठता के सिद्धांतों और भगवान द्वारा चयनित नस्लों के विश्व पर प्रभुत्व के सिद्धांत को, जिस पर हिंदू और नस्ल को चलने के लिए प्रेरित किया जा सके, उनके समर्थन को पूरी तरह समझने के लिए हमें इस किताब के लंबे उद्धरणों को पढ़ने की जरूरत है। वे नस्लवाद के समर्थन का आरंभ करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति और नस्ल की उम्मीदें उसकी, अब गोलवरकर की विचारधारा सुनिए, मानसिक संरचना के अनुकूलित होती है। निश्चित तौर पर उसकी युगों से चली आ रही परंपराओं द्वारा जिस प्रकार के ढांचे में नस्ल का मानस डाल दिया जाता है, वैसे ही उसकी इच्छाएं होती हैं, वैसे ही उसकी आकांक्षाएं होती हैं। तो हिंदुओं को जो है जातिवाद बचपन से ही घरों से सिखाया जाता है। यही वे बात कह रहे हैं कि अपने बच्चों को इसी विचारधारा के साथ पालना पोसना चाहिए ताकि आगे चलकर वो हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर सकें। ये आगे बढ़ने के लिए जागृत नस्ली चेतना ही है, लेकिन उसे उसी राह पर आगे बढ़ना चाहिए जिस पर इसे इसका प्राचीन पारंपरिक पथ ले जाता है। वास्तव में अपने लिए परंपरा द्वारा सिखाए गए रास्ते पर चलने को खुद को रोक नहीं सकता। फुटनोट 36। वही
पृष्ठ संख्या 69। तो जब भाग 2 पढ़ेंगे तब हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। स्पष्ट तौर पर गोलवरकर कह रहे हैं कि शुरू से ही बच्चे के मन में इस तरह के आदर्श पैदा करने चाहिए, यानी कि वर्ण व्यवस्था यदि लागू होती है दोबारा हिंदू राष्ट्र बनने पर, तो हर एक को अपने कायदे के अनुसार ही काम करना पड़ेगा और बचपन से ही बच्चे को ये बताया जाएगा कि तुम अछूत हो, तुम छूत हो। आगे सुनिए, नस्लीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए गोलवरकर जिस युगों पुरानी परंपराओं और पारंपरिक रास्तों की बात करते हैं उसके मायने समझना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। उनके अनुसार ये रास्ते फासिस्ट इटली और नाजी जर्मनी द्वारा दिखाए गए हैं। अगेन गोलवरकर के विचार हैं, इटली को देखिए, इतने लंबे समय से सोई हुई प्राचीन रोमन नस्ल की भूमध्य सागर के आसपास के सारे भूभाग को जीतने की चेतना अब जाग गई है और उसने उसी के अनुसार अपनी नस्लीय राष्ट्रीय आकांक्षाओं को ढाल लिया है। वे प्राचीन नस्ली चेतना जिसने जर्मनी के कबीलों को पूरे यूरोप को जीत लेने को उकसाया था, आधुनिक जर्मनी अब फिर से जाग गई है, जिसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्र अपने लुटेरे, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, राष्ट्र अपने लुटेरे पूर्वजों से विरासत में मिली परंपराओं से प्रभावित आकांक्षाओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य हैं। यहाँ तक कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारी नस्ली चेतना एक बार फिर जागृत हो गई है, तो खुद को अपनी पुस्तक में स्वयं ही लुटेरा बता रहे हैं। जिस तरीके से जर्मनों को ये इनके पूर्वजों को लुटेरा बता रहे हैं, वैसे ही कह रहे हैं कि सेम ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। लूटपाट ही इनका एकमात्र उद्देश्य रहा है, जहां भी जाएंगे यही काम करेंगे। सावरकर ने खुद अपनी पुस्तक हिंदुत्व में इन सभी बातों को विस्तार से लिखा है कि हिंदू जहां भी जाएंगे उस राष्ट्र के अंदर एक नया राष्ट्र बना लेंगे वो, और फिर इस तरीके से धीरे धीरे करते करते पूरे राष्ट्र पर कब्जा कर लेंगे। इसी तरीके से SB 403 जो लॉ अगेन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर जाना जाता है, बनने से पहले ही इन लोगों ने एकजुट होकर उसको धराशायी करवा दिया। अंबेडकरवाद की ताकत उस जगह नहीं दिखाई देती जहां पर उसे दिखना चाहिए उस ताकत को। तो मुझे लगता है एक बार अंबेडकरवादियों को भी अपने बारे में सोच विचार कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारी नस्ली चेतना एक बार फिर जागृत हो गई है, जिसका लक्ष्य हमारे द्वारा उत्पन्न वे आध्यात्मिक शिखर हैं जिन्होंने अपनी प्रशांत भव्यता से सारी दुनिया को बांध लिया है। फुटनोट 37, वही पृष्ठ संख्या 69 और 70। नस्ली और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं से संचालित जर्मनी का, जो कि उन दिनों यूरोप में एक के बाद एक राष्ट्र को रौंद रहा था और जिसने दुनिया को एक विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंचा दिया था, उसका महिमा मंडित बिना किसी संकोच के निम्न शब्दों में जारी रहा। आगे गोलवरकर लिखते हैं, एक और देश जिस पर आजकल दुनिया भर की सबसे ज्यादा निगाहें हैं वह है जर्मनी। यह राष्ट्र एक बेहद ध्यानाकर्षित करने वाला उदाहरण पेश करता है। आधुनिक जर्मनी ने इसके लिए बहुत कोशिशें की हैं और काफी हद तक उसने अपने पास वंशानुगत रूप से रह रहे एक संपूर्ण भूभाग को फिर से अपने नियंत्रण में ले लेने की आकांक्षा को पूरा भी किया है, जो राजनीतिक विवादों के परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न राज्यों के तरह भिन्न भिन्न देशों में विभाजित हो गए थे। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रिया, प्रशिया विद इन ब्रैकेट जर्मनी और बावेरिया जैसे दूसरे प्रदेशों की ही तरह महज एक राज्य था जिसने मिलकर जर्मनी बना था। तार्किक दृष्टि से ऑस्ट्रिया को एक स्वतंत्र देश नहीं बल्कि जर्मनी का ही हिस्सा होना चाहिए। यही बात प्रथम विश्व युद्ध के बाद बने नए देश चेकोस्लोवाकिया में शामिल किए गए उन हिस्सों पर भी लागू होती है जिसमें जर्मन आबादी थी। अपनी पितृभूमि में एक ऐसे निश्चित गृह देश के लिए जिससे उस नस्ल के कुछ पारंपरिक लगाव हैं जो एक सच्ची राष्ट्रीय अवधारणा का आवश्यक हिस्सा है, गौरव जागृत हो गया और इससे यह खतरा पैदा हो गया कि इस समूचे वंशानुगत भूभाग पर एक एकीकृत, अभूतपूर्व और निर्विवाद जर्मन साम्राज्य स्थापित करने के लिए वह एक और विश्व युद्ध न भड़का दे। जर्मनी की ये स्वाभाविक और तार्किक आकांक्षा अब लगभग पूरी हो गई है और वर्तमान में भी देश के कारक का महान महत्व एक बार फिर
पुष्ट हुआ है। फुटनोट 38, वही पृष्ठ संख्या 72 एंड 73। जब उन्होंने अपनी तरह के हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यक समस्या के हल के लिए स्पष्ट तौर पर निम्नलिखित सुझाव सुझाया, तो गोलवरकर के दिमाग में अल्पसंख्यकों के सफाए के ये नाजीवादी और फांसीवादी प्रयोग साफ तौर पर थे। सुनिए गोलवरकर के शब्दों में, चतुर प्राचीन राष्ट्रों के अनुभव से अनुमोदित इस दृष्टिकोण से हिंदुस्तान की विदेशी नस्लों को या तो निश्चित तौर पर हिंदू संस्कृति और भाषा अपना लेनी चाहिए, हिंदू धर्म का सम्मान तथा उस पर श्रद्धा रखना चाहिए, हिंदू नस्ल और संस्कृति यानी हिंदू राष्ट्र के गौरवगान के अलावा किसी और विचार को मन में नहीं लाना चाहिए और हिंदू नस्ल में समाहित हो जाने के लिए अपनी पृथक पहचान त्याग देनी चाहिए, या फिर वे इस देश में पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र के अधीन बिना किसी दावे के, बिना किसी विशेषाधिकार के और उससे भी आगे बिना किसी वरीयतापूर्ण व्यवहार के, यहाँ तक कि बिना किसी नागरिक अधिकार के रह सकते हैं। उनके लिए कोई और रास्ता अपनाने की छूट तो कम से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम एक प्राचीन राष्ट्र हैं, हमें उन विदेशी नस्लों से जिन्होंने यहाँ रहने के लिए हमारे देश को चुना है ऐसे ही निपटना चाहिए जैसे प्राचीन राष्ट्र निपटते हैं। फुटनोट 39, वही पृष्ठ संख्या 86। तो आज का ये विचार यहीं विराम देते हैं। गोलवरकर की विचारधारा एकदम स्पष्ट है माइनॉरिटीज को लेकर, और जो लोग हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, जो लोग सेक्युलर होने की बात करते हैं, अब वे कोई भी हों, वे सभी इनके शत्रु हैं। जगह जगह डिटेंशन सेंटर्स जो बनाए गए हैं वो क्या बेमानी बनाए गए हैं? जर्मनी से हिटलर का और इटली से मुसोलिनी का जो एग्जाम्पल गोलवरकर ने दिया है वो तो सिक्के का एक पहलू है। कहते हैं ना, एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। तो सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि इतिहास साक्षी है इन दोनों ही कट्टरवादियों का क्या हश्र हुआ अपने अपने देश में। और भारत जैसे विशाल देश नहीं थे ये, भारत जैसी डाइवर्सिटी भी वहां नहीं थी। भारत जनसंख्या में नंबर 1 देश है और यहाँ पर जितनी तरह की डाइवर्सिटी है उतनी दुनिया में कहीं और नहीं है। तो अब आपने तय करना है कि ये हिंदू राष्ट्र बनना है या एक सेक्युलर राष्ट्र बनना है। आपको इसी विचार मंथन के साथ में छोड़े जाती हूँ। अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। लेकिन इन वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।